इस ऐतिहासिक बीपी स्कूल के परिसर में एकत्र विद्यालय के विद्वान शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया और ये कार्यक्रम लगभग साल भर से चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति आज हो जाएगी। तो 75 वर्ष आजादी के हो चुके, 200 साल लगभग भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। मैं आज जो हमारे नए पौध हैं इस देश के, उनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संक्षिप्त रूप से एक विहंगम दृष्टि के द्वारा उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और इसको आप सुनिए कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने लाखों भारतीयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सर्वोच्च बलिदान का मतलब है अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के हम आज स्वतंत्र भारत का आनंद ले रहे हैं। भारत कैसे गुलाम हुआ? राष्ट्रवाद की भावना जब तक नहीं आई तब तक भारत गुलाम ही रहा। तो जान लीजिए कि करीब करीब जो है अंग्रेजों के आने के पहले क्षेत्रीय राष्ट्रवाद था, राजाओं का शासन था, छोटे छोटे क्षेत्र में थे, उसकी भाषा अलग थी और ये राष्ट्र स्तर पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। न भावना थी, न अखबार था, कुछ भी नहीं था। हम लोग राष्ट्रवाद क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से यदि एकजुट रहते हैं और उनके बीच समन्वय रहता है तो इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। जैसा आप थोड़ा बहुत किताबों में पढ़े होइएगा और इसको थोड़ा पढ़ लगा, जब 1857 की क्रांति हुई, वो 1857 की क्रांति बहुत से ब्रिटिश हुकूमत के साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने उसे सिपाही विद्रोह कहा, जबकि यह वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई का शुरुआत था। जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अंग्रेजों ने उसे बेरहमी से क्रूरतापूर्वक दबाना कुचलना शुरू किया और धीरे धीरे यह आंदोलन उत्तर भारत, महाराष्ट्र, बंगाल इत्यादि में फैला। इसके बाद आपको जान लीजिए कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कंसेस बंगाल के लोग थे। बंगाल जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल था और जो अभी बंगाल पश्चिमी बंगाल अपने देश में, दोनों मिलाकर के एक बंगाल था। चूंकि अंग्रेज पहले आए थे, विदेशियों के ज्यादा संपर्क में रहने से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और बंगाल ज्यादा कंसेस था और वहां ये राष्ट्रवाद की धारा ज्यादा प्रबल थी। इसको तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में उस बंगाल को विभाजित कर दिया। इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल, उसको अलग कर दें और हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल को अलग कर दें, तो ये राष्ट्रवाद का आंदोलन जो है यह कमजोर हो जाएगा। लेकिन बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवाद को बढ़ने में आग में घी का काम किया और पूरे देश में इसका बहुत कड़ाई से विद्रोह शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ। और इससे पहले जरा हम ध्यान दें कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन जो है एओ ह्यूम द्वारा मुंबई
में किया गया, वह संगठन इसलिए बनाया गया था कि हम अपनी छोटी छोटी मांगों को ब्रिटिश हुकूमत के सामने रख सके और उसको मनवाएं। उसमें नायक के रूप में दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक आदि नेता थे, जिन्हें नरम दल के नेता कहा जाता था। बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद की उग्र भावना धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जो क्रांतिकारी कांग्रेसी लीडर थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष इत्यादि, आपस में फूट पड़ने लगी और इसकी परिणति हुई 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस टूट गई, नरम दल अलग हो गया और गरम दल वालों का कहना था कि बिना हिंसक और आक्रामक नीति के ये अंग्रेज हमको स्वतंत्र नहीं करेंगे, इसको भगाना होगा लड़ करके, चाहे जैसे भी हो। हालांकि कांग्रेस का गठन भी जो हुआ, उसमें भी देखिए मुंबई में अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ, मद्रास में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, सूरत में हुआ, लखनऊ, विभिन्न क्षेत्रों में रखा जाने लगा ताकि राष्ट्रवाद की भावना पूरे भारत में विकसित हो सके और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पूरे भारतवर्ष में विकसित भी हुई और बंगाल विभाजन ने उसमें और योगदान किया और कुछ अंग्रेजों की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेवार है। जैसे आपने डलहौजी के बारे में सुना, डलहौजी की हड़प नीति, जितने राजा थे, जो निसंतान थे, सबका संपत्ति, जैसे झांसी की रानी का संपत्ति, सब हड़प करने लगा और राजा को धीरे धीरे पेंशन याफ्ता बनाने का स्कीम शुरू किया। इससे भी विद्रोह की भावना फैलती गई। अपने देश में सबसे पहला पत्र पत्रिका या छपाई का काम पुर्तगालियों ने किया, बाद में अंग्रेजों ने किया। तब तक अपने यहाँ कुछ अखबार पत्रिका जिसके संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, छपने लगा। समाचार और पत्रों के माध्यम से धीरे धीरे पूरे देश में राष्ट्र की भावना फैलने लगी और अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए मैकाले ने जो शिक्षा नीति दी और कहा ब्रिटिश संसद में कि हमने भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था शुरू की जिससे केवल क्लर्क पैदा होगा, लेकिन उसका अंततोगत्वा उसका लाभ भारत की स्वाधीनता संग्राम में पड़ा, क्योंकि जब अंग्रेजी भाषा हमारे भारतीयों ने सीख लिया तो देश विदेशों का पुस्तक पढ़ने लगे, अखबार का प्रकाशन होने लगा। इस माध्यम से पूरे राष्ट्र का खबर एक भाग से दूसरे भाग में जाने लगा। साथ साथ 1853 में जब रेल स्टार्ट हुआ तो रेल से जान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था दो चीजों पर स्वतंत्रता के पहले निर्भर थी, कृषि और लघु उद्योग। ब्रिटिश ने यहाँ अपने दादा भाई नौरोजी ने धन शोधन का सिद्धांत दिया। ये क्या करते थे तो ये कच्चा माल का बाजार बना दिए भारत को, यहाँ से कच्चा माल लेकर के जाते थे और पक्का माल वहां से ला करके इसको बाजार के रूप में यूज करने लगे। धीरे धीरे हमारे लघु उद्योग वर्ग उद्योगपति जो छोटे छोटे थे उनका गड़बड़ी हुआ। उसके बाद ये जमीन का बंदोबस्ती करके जमींदारी प्रथा को शुरू करके किसानों को ध्वस्त कर दिया। इस तरह से आर्थिक रूप से काफी शोषित हो चुका था हमारा समाज। उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता गया और 1909 में आपको जान लीजिए प्लेग अधिकारी था, एक दो प्लेग अधिकारी पुणे में पहला पहल उसकी हत्या की गई। उसके बाद ये जलियांवाला बाग तक आजादी का द्वितीय चरण रहा, तो 1905 से लेकर के 1919 जलियांवाला बाग कांड और अंतिम चरण जो था वह 1919 से लेकर 1947 के बीच रहा। इस बीच में और शोषण दोहन करने वाला कानून आया, रोलर टैक्स आया, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ। 1929 ईस्वी में रावी के तट पर नेहरू जी ने प्रथम बार झंडा फहराया। इससे पहले भीखाजी गामा, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मदर कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये महाराष्ट्र की एक पारसी महिला थी जो बाद में यूरोप चली गई और जर्मनी के स्टुअर्ट में वो सोशलिज्म पर भाषण दे रही थी और भाषण के बाद सबसे पहले भीखाजी गामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट में
तिरंगा फहराया था। पूरा इतिहास और अंत में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया। लेकिन जान लीजिए, ये इतिहास में थोड़ा छुपा हुआ बात है। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने इसमें अहम भूमिका, ये आजादी में अहम भूमिका रही। उन्होंने इन IMF का गठन किया और जब यहाँ बर्मा में ऐसा भाषण दिया कि वहां की महिलाएं अपने गहने चूड़ियां उतार करके बेच करके वो आजाद हिंद फौज के गठन के लिए उनको चंदा दिया। लगभग 38,000 से ज्यादा 39,000 आजाद हिंद फौज सैनिक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और सुभाष बाबू से इतना डरे हुए थे अंग्रेज, तब उसने सोच लिया कि अब इस देश में जो है जबरदस्ती सत्ता हम नहीं चला पाएंगे। और उसी समय वहां अंदर यह निर्णय हो चुका था कि अब भारत को आजाद कर दिया जाए। और एटली प्रधानमंत्री थे और 1947 में जाकर के भारत को आजाद किया। लेकिन आजादी के पहले भी उसने एक चाल चली और भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया। बंगाल विभाजन जिस समय हुआ, उसी समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग के गठन में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में यदि हम फूट पैदा कर दें तो हम ज्यादा दिन तक यहाँ सत्ता में बने रहेंगे। और अंततोगत्वा उसकी परिणति भारत के कारण भारत 2 टुकड़े में बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इतनी धरफड़ी में, इतने हड़बड़ाहट में भारत का विभाजन किया गया। आप जानिए, पंजाब का एक गांव, आधा गांव हिंदुस्तान में और आधा गांव पाकिस्तान में चला गया। वैमनस्य इतना बढ़ चुका था, इधर आजादी की घोषणा हुई थी और उधर देश में जो है सो दंगे हो रहे थे। महात्मा गांधी लाल किला के प्राचीर से जब नेहरू जी देश का संबोधन कर रहे थे, उस समारोह में गांधी जी नहीं थे। गांधी जी उस समय नौवाखली में दंगा को रुकवाने में लगातार लगे हुए थे। आजादी तो मिली, लेकिन हमको खंडित आजादी। और ये राष्ट्रवाद का ही परिणति हुआ कि भारत जो आज अखंड भारत का स्वरूप आप देख रहे हैं। यदि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो अफगानिस्तान, गिलगित होते हुए जितना भारत अब देख रहे हैं POK, ये तमाम भारत का, तो इतना बड़ा भारत ये बिना राष्ट्रवाद की भावना के कभी नहीं हो सकता था। तो अंग्रेजों के इस कूटनीति के कारण 2 फायदा हुआ, भारत स्वतंत्र भी हुआ और अखंड भारत का जो स्वरूप आप देख रहे हैं या पहले नहीं था। ये छोटे छोटे राजवारों में, राजाओं में बटा हुआ था। छोटा जान लीजिए, जब आजादी मिली तो 621 प्रिंसली स्टेट था और उसको ये छूट दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, अब चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, चाहे तो पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहे। उसी विवाद में जूनागढ़ और अधिकांश प्रिंसली स्टेट अपने मन से भारत में मिल गए, लेकिन कुछ को जबरदस्ती करके जो है मिलाना पड़ा। जूनागढ़ हो गया और POK देख रहे हैं, कश्मीर आज भी विवादित रह गया। एक्चुअली वह भारत का हिस्सा था, लेकिन ठीक आजादी के बाद वहाँ आक्रमण हुआ और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो एक्चुअली हमारा कश्मीर है। तो बच्चों, जब भी आज देश में तरह तरह की समस्याएं मुहबाए खड़ा है, आतंकवाद, तो राष्ट्रवाद यदि घटेगा, राष्ट्रवाद की भावना कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो आप लोग देश का भविष्य है, कभी भी अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए देश की अस्मिता के साथ, देश के गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आर्थिक तंगी में भी रह करके और छोटे छोटे अर्थ के लिए कोई निजी स्वार्थ को लेकर के और आतंकवादियों को, विदेशियों को हेल्प करना यह बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए अपने जीवन में ऊंचे मानदंड का पालन करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपकी यह आजादी अक्षुण्ण रहेगी। और अभी देश को विभिन्न क्षेत्रों में देख रहे हैं, विस्तारवादी पड़ोसी आपका पूरा आंख गड़ाए हुए है कि कब भारत का जमीन हम हड़प लें। यदि आप योग्य नहीं होंगे, संभल वाले नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, कर्मठ नहीं होंगे, तो आपकी यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रह सकती है। जिस देश का नागरिक कॉन्शियस नहीं रहता है और वह यदि जागरूक नहीं रहेंगे तो आपकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ तो आपको भी जो काम मिला है पढ़ाई का, इसको मन से कीजिए
आगे जाकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।